इंदौर शहर में डिजिटल अरेस्ट के यूं तो कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन पहला ऐसा मामला सामने आया जिसमें ठगों से डरकर एक युवक ने खुद को एक होटल कमरे में बंद कर लिया। परिवार का फोन नहीं उठा रहा था। इस पर वे पुलिस के पास पहुंचे। फिर पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रेस कर युवक का होटल के कमरे से रेस्क्यू किया और वह ठगी से बच गया। विजयनगर पुलिस मोबाइल नंबर ट्रेस कर पहुंची, किया रेस्क्यू। मामला होटल फ्रेंड्स इन का है। डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि कुछ लोग विजयनगर थाने पहुंचे और बताया कि उनका बेटा धीरेन्द्र शर्मा उनका फोन नहीं उठा रहा है। इस पर टीआई चंद्रकांत पटेल ने मामले को गंभीरता से लिया और उसके मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की। उसके बाद पुलिस टीम होटल फ्रेंड्स इन में पहुंची। वहां पर कमरा नंबर 102 में वो रुका हुआ था। रजिस्टर में उसकी जानकारी निकाली, जिसके बाद परिवार के साथ पुलिस ने दरवाजा बजाया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, परिवार को देखकर उसने अपना मोबाइल कपड़े में छुपा लिया। पुलिस ने मोबाइल देखा तो वह ऑनलाइन एक वर्दीधारी से बात कर रहा था। पुलिस पूरा मामला समझ गई और उसकी काउंसलिंग की। उसने बताया कि उसे वीडियो कॉल पर डराया गया था। इसके चलते वो होटल में गया और खुद को कमरे में कैद कर लिया था। पुलिस ने उसे समझाया और फिर परिजनों के साथ रवाना किया। बताते हैं कि पुलिस की तत्परता के चलते साइबर ठगी से बच गया, क्योंकि ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट कर लिया था और वह घबराकर इधर उधर से पैसे का इंतजाम कर रहा था, लेकिन बच गया। अब तक शहर में डिजिटल अरेस्ट के जितने मामले आए हैं, उनमें सभी को उनमें से अपने ही घरों में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी की गई थी। लेकिन यह ऐसा पहला मामला था जिसमें साइबर ठगों से डरकर युवक ने खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया था। उल्लेखनीय है कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए पुलिस कई बार एडवाइजरी जारी कर चुकी है। डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी से संबंधित सूचना आवेदक के मित्र के द्वारा मिलने पर एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया आवेदक के निवास पर पहुंचे, जहां उसे अज्ञात ठग द्वारा डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। यहाँ वीडियो कॉल पर ऑनलाइन ठग से बात की। ठग द्वारा एडिशनल डीसीपी को देखते ही फोन कट कर दिया गया और ठग का वीडियो कॉल पर फोटो और वीडियो प्राप्त हो गया। उक्त के संबंध में जब आवेदक मोहित से पूछा तो उसके द्वारा बताया गया कि वह एक टीसीएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसने एक ऑटोमेटिक कॉल सोमवार को आया था, जिसमें उनको बोला गया था कि डीएचएल कुरियर सर्विस में यह कॉल है, आपके पार्सल में आपत्तिजनक वस्तु होने से पार्सल को रोक दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए एक दबाएं। और जैसे ही एक दबाकर संपर्क करते हैं तो अज्ञात के ठग के द्वारा बताया गया कि हम कोरियर सर्विस से हैं और आपका जो थाईलैंड पार्सल जाना था उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, उसमें कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई है। इसके लिए दिल्ली साइबर पुलिस को हम आपका कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, आप दिल्ली पुलिस से संपर्क कीजिए। और दिल्ली पुलिस के नाम से कॉल ट्रांसफर कर अज्ञात व्यक्ति से संपर्क हुआ। ठग द्वारा बताया गया है कि हम दिल्ली से बोल रहे हैं, आपके आधार कार्ड में कई बैंक अकाउंट लिंक है जिसमें से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अन्य अवैध गतिविधियां भी हुई है जिसे वेरीफाई करना होगा, अन्यथा आपको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद आवेदक को बोला गया है कि आपके बैंक खाते में कितने रुपए हैं, इसकी जानकारी दो। तो आवेदक ने अपने बैंक खातों की जानकारी अज्ञात ठग को दे दी। उसके बाद आवेदक को बैंक में उपलब्ध पैसे का वेरिफिकेशन करने के लिए कहा। आपके द्वारा जो भी आपके बैंक खाते में उपलब्ध पैसा है उसका वेरिफिकेशन होना है और सारा अमाउंट आरबीआई के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो आवेदक के द्वारा तत्काल ऑनलाइन लोन लिया गया और वेरिफिकेशन के नाम से अज्ञात ठग के कहने पर उसने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। ओके सर। उसके बाद आवेदक को उक्त अपराध में जेल में बचने के लिए बेल करवाने के नाम पर 35,000 रुपए वापस प्राप्त किए गए। इस प्रकार कुल आवेदक से 1,35,000 रुपए प्राप्त कर ऑनलाइन ठगी की गई। उसके बाद आवेदक के मित्र उसके घर पहुंच गया और क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। अभी आवेदक के द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत की गई है। उक्त शिकायत के आधार पर डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन ठगी के अपराध में फोटो में दिखाए गए मुख्य आरोपी हैं, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु इंदौर पुलिस आयुक्त महोदय के द्वारा 30,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। इस व्यक्ति की कोई भी सूचना जानकारी देने हेतु क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस की साइबर हेल्पलाइन ओके नंबर सर। 7049124445 पर तुरंत संपर्क करें। जयपुर में शुक्रवार सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने एलपीजी गैस से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए और 35 लोग झुलसे हैं। टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। टैंकर से बाहर निकलने के बाद गैस 200 मीटर दूर तक फैल गई और उसने आग पकड़ ली। इसके साथ ही पूरा इलाका आग का गोला बन गया। हादसे में 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। कई गाड़ियां ऐसी थी जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद किया गया। हादसे की जगह गैस फैलने से रेस्क्यू में काफी परेशानी आई। रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं होगा लेन देन। लोन देने वाली कंपनियों पर सरकार लेने जा रही है बड़ा एक्शन।
1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। गैर जमानती अपराध की धाराओं में दर्ज होगा मुकदमा। जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की सजा भी मिलेगी। ड्राफ्ट बिल पर 13 फरवरी तक वित्त मंत्रालय ने मांगी राय। बिल का नाम होगा बुला, बैनिंग ऑफ फंड रेगुलेटेड एक्टिविटी। अब तक देश भर में 70 से ज्यादा लोग इन कंपनियों के जाल में फंसकर कर चुके हैं आत्महत्या। सिर्फ 7 साल की कांस्टेबल की नौकरी, छापे में मिले 2.85 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख रुपए की ज्वेलरी। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के E7 अरेरा कॉलोनी स्थित आवास और कार्यालय में छापा मारा। उनके घर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए और कार्यालय से 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिलाकर 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस की कई महीने से सौरभ की गतिविधियों पर नजर रखी गई थी। नकदी में अतिरिक्त 2 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति और 50 लाख रुपए की ज्वेलरी का पता भी चला है। इसमें हीरा, सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं। शर्मा ने 2 वर्ष पहले आरटीओ में आरक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उसने केवल 7 साल नौकरी की थी। वह वर्ष 2015 में अनुकंपा नियुक्ति के माध्यम से पुलिस की सेवा में आए थे। पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्यवाही की। एडीजी लोकायुक्त जयदीप प्रसाद ने कार्यवाही की पुष्टि की। सौरभ वीआरएस लेने के बाद से रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे थे। लोकायुक्त पुलिस सूत्रों ने बताया कि वीआरएस लेने के पहले ही वह रियल एस्टेट कारोबार में उतर चुके थे। उन्होंने प्रदेश के प्रभावशाली लोगों से करीबी संबंध बना लिए थे, जिससे उनका रियल एस्टेट का कारोबार तेजी से बढ़ा। भोपाल के अतिरिक्त पुलिस को अन्य जिलों में उनकी संपत्ति होने की जानकारी भी मिली है। भोपाल मिड सेंटर पैथोलॉजी के चेंजिंग रूम में बनाए जा रहे थे महिलाओं के वीडियो। सोनोग्राफी से पहले महिलाओं को चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करने के लिए भेजते थे। चेंजिंग रूम के फॉल सीलिंग में छिपाया हुआ था मोबाइल फोन। एक महिला जब गई चेंजिंग रूम में तो उसके पति ने देख लिया था मोबाइल में फरियादी की पत्नी और एक अन्य महिला का वीडियो मिला। पैथोलॉजी के स्टाफ ने फरियादी से मारपीट की कोशिश की। मोबाइल लेकर फरियादी पहुंचा थाने, जिसका था मोबाइल, उसे लिया पुलिस ने हिरासत में। पैथोलॉजी के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसे लेकर जांच शुरू की गई। अरेरा हिल्स से थाने में चल रही है कार्यवाही। दिल्ली में साइबर फ्रॉड से जुड़ा एक दिलचस्प मामला सामने आया है। अशोक विहार इलाके में छोले भटूरे बेचकर गुजर बसर करने वाले एक व्यक्ति के बैंक खाते में महज 105 रुपए जमा होने के बाद उसका खाता फ्रीज कर दिया गया था। जब पीड़ित ने बैंक से संपर्क किया तो पता चला कि ये रकम साइबर फ्रॉड से जुड़ी हो सकती है। मामला इतना गंभीर हो गया कि व्यक्ति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। चाय से लेकर साबुन, क्रीम सब हो जाएगा महंगा। कंपनियां कर रही हैं प्लानिंग। इन दिनों रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में लगातार फेरबदल हो रहे हैं। एफएमसीजी कंपनियां इस महीने से अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बढ़ोतरी करने की तैयारी में। यह बढ़ोतरी कमोडिटी की बढ़ती लागत और सीमा शुल्क में बढ़ोतरी के कारण हो रही है। इन कंपनियों के मुताबिक चाय, खाद्य तेल, साबुन और स्किन क्रीम जैसी चीजें 5 से 20% तक महंगी हो जाएंगी। अगर इन कीमतों में बदलाव होता है तो यह पिछले 12 महीनों में सबसे बड़ी कीमती में बढ़ोतरी होगी। इन एफएमसीजी कंपनियों में हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर, टाटा कंज्यूमर, पार्ले प्रोडक्ट्स, विप्रो कंज्यूमर, मैरिको, नेस्ले और अदानी विल्मर जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों की प्रोडक्शन लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल के आयात शुल्क में 22% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा अनुमान है कि साल 2025 में यह 40% तक बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा चीनी, गेहूं का आटा और कॉफी जैसी चीजों की कीमतों में भी साल 2023 में बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर में एफएमसीजी बाजार में 4.8% की गिरावट आई थी। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की बिक्री में कमी देखी गई। विश्लेषक इस स्थिति में किसी भी तेजी से बढ़ोतरी को लेकर सतर्क हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें और धीमी मांग एफएमसीजी की रिकवरी को प्रभावित कर सकते हैं। एंटी ब्रेकिंग ने कहा कि कच्चे माल की महंगाई एफएमसीजी रिकवरी को और देर तक कर सकती है। कंपनियां इस बढ़ोतरी को कुछ हद तक नियंत्रित करने के लिए कई तरीकों का उपयोग कर रही हैं। कुल मिलाकर ये कीमतों में बढ़ोतरी एफएमसीजी प्रोडक्ट में अधिक महंगाई का कारण बन रही है। कंपनियां इसे सभी पैक साइज में लागू कर रही हैं। इससे पहले इसका प्रभाव केवल बड़े पैक पर ही पड़ता था। ऐसे में अगर यह बदलाव होता है तो अब तक का यह सबसे बड़ा बदलाव होगा। नीट पीजी में एनआरआई कोटे की सीटों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।
सीट मैट्रिक्स की याचिका पर फैसला। जबलपुर, जस्टिस एस धर्माधिकारी और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने प्रदेश में नीट पीजी काउंसलिंग से जुड़े सीट मैट्रिक्स के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही अंतिम आदेश तक एनआरआई कोटे से सीट भरने पर रोक लगा दी है। ये रोक उस याचिका की सुनवाई में लगाई गई जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 15% एनआरआई कोटे की सीट सिर्फ 8 ब्रांच को आवंटित किए जाने को चुनौती दी गई थी। विशेष ब्रांच में एनआरआई आरक्षित सीटें बढ़ा देने का आरोप। भोपाल निवासी डॉक्टर ओजस यादव की तरफ से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि नीट में एनआरआई की मेरिट लिस्ट तैयार की थी। प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे के तहत 15% सीट प्रदान की जाती है। मेडिकल कॉलेज की 22 ब्रांच होती है, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा एनआरआई कोटे की सिर्फ 8 ब्रांच में आवंटित की गई, जिसमें इनमें से कुछ ब्रांचों में 40 से 50% सीटें एनआरआई को आवंटित हो गई है। वहीं अन्य छात्रों में इन ब्रांचों की मांग अधिक है, लेकिन इन छात्रों के लिए अब सीट कम हो गई है। 8 ब्रांच में 152 सीट एनआरआई कोटे को आवंटित। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने तर्क दिया कि निर्धारित ब्रांच में एनआरआई कोटे की सीट अधिक आवंटित किए जाने के कारण मेरिटोरियस छात्रों का हक प्रभावित होगा, क्योंकि उनके इन सीटों की संख्या कम हो गई है। 8 ब्रांच में कुल 545 सीट है, जिनमें से 152 सीट एनआरआई कोटे के तहत आवंटित की गई। याचिका में आगे कहा गया कि पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में एमडी सर्जन की 8 सीटें, जिनमें से 4 सीट एनआरआई कोटे के तहत आवंटित की गई है। सामान्य व एससी वर्ग के एक भी आवेदक को सीट आवंटित नहीं है। एनआरआई कोटे की सीट सभी ब्रांच में आवंटित की जानी चाहिए थी। प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया पूरी तरह से अवैधानिक है। नियम विरुद्ध तैयार किया सीट मैट्रिक्स। प्राइवेट कॉलेज ने सीट मैट्रिक्स यानी प्रत्येक वर्ग को आवंटित सीट के चार्ट को चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के विरुद्ध तैयार किया गया है। इसमें एनआरआई कोटे के लिए नियमानुसार 15% के स्थान पर अन्य ब्रांचों में 40 से 50% आरक्षित कर दी गई है। प्रवेश नियमों के अनुसार दावे आपत्तियों हेतु भी समय दिए बिना चॉइस फिलिंग कराई जा रही है। फैसला सुरक्षित रख कोटे की सीट भरने पर रोक याचिका की सुनवाई करते हुए युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिका की सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कहा गया कि वर्तमान नियमों में समस्त सीटों के 15% को एनआरआई कोटे में आरक्षित करने का प्रावधान है। उसी के अनुसार सीट आवंटित हुई है। वहीं युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद एनआरआई कोटे की सीट भरने पर रोक लगा दी है। युगल पीठ ने सीट मैट्रिक्स मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। संसद के गेट पर अब सांसद राजनेता नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। धक्का मुक्की के बाद ओम बिरला का फैसला। संसद के मकर द्वार के पास हुई धक्का मुक्की के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की घटना के बाद बिरला ने फैसला लिया है। संसद के सूत्रों ने इस बारे में बताया कि अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी सांसद सदस्यों के समूह या राजनीतिक दल को संसद भवन के द्वारों पर किसी तरह का धरना या प्रदर्शन करने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले संसद भवन परिसर में धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं कांग्रेस द्वारा की गई शिकायत पर पुलिस अभी विचार कर रही है। यह मामला भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज, हेमंत जोशी और अनुराग ठाकुर की शिकायत पर संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है।